ऑडियो 5 पुस्तक ज्योतिर्विज्ञान एक परिचय। लेखक ब्रह्मवर्चस्व। कुंडली निर्माण के बाद बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि इसमें मंगली दोष तो नहीं है। किसी भी लग्न कुंडली में अथवा चंद्र कुंडली में प्रथम भाव लग्न, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव तथा 12वें भाव में मंगल होने से कुंडली मंगली कही जाती है और परंपरा की दृष्टि से मंगली लड़की का विवाह संबंध मंगली लड़के से ही करने का विधान है। किसी एक ही कुंडली में मंगली योग कारक ग्रह स्थिति हो तो परस्पर अरिष्ट कारक होते हैं, किंतु यदि दूसरे के कुंडली में भी समान मंगली योग कारक ग्रह स्थित हों तो मंगली दोष कट जाता है। इसी प्रकार यदि एक ही कुंडली में मंगल योग कारक स्थानों 1, 4, 7, 8, 12 में हो तथा दूसरे की कुंडली में भी इन्हीं स्थानों पर मंगल अरिष्ट योग कारक शनि, राहु, केतु आदि पापक ग्रह स्थित हों तो एक दूसरे के दोष नष्ट कर देते हैं। यदि मेष राशि का मंगल लग्न में, वृश्चिक का चतुर्थ में, मकर का सप्तम में, कर्क का अष्टम में, धनु का 12वें स्थान में हो तो भी मंगल का दोष नहीं लगता है। ऐसे अनेकों योग और भी हैं जब मंगल का दोष नहीं लगता है। वर कन्या मेलापक। विवाह के लिए वर कन्या की कुंडली के आधार पर अष्टकूट का विचार किया जाता है। मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार वर्णोवशम तथा तारा योनिश्च ग्रह मैत्रकम गण मैत्रम भकुटम च नाड़ी चैते गुणाधिका, अर्थात 1 वर्ण, 2 वश, 3 तारा, 4 योनि, 5 ग्रह मैत्री, 6 गण मैत्री, 7 भकूट, 8 नाड़ी, ये अष्टकूट हैं। इन पर विचार किया जाना चाहिए। शास्त्रकारों ने वर्ण के 1, वर्ष के 2, तारा के 3, योनि के 4, ग्रह मैत्री 5, गण मैत्री के 6, भकूट के 7 एवं नाड़ी के 8, इस तरह कुल 36 गुण बताए हैं। वर कन्या की कुंडली मिलाने पर 36 तक गुण मिल सकते हैं। गुण मेलापक के लिए पंचांगों के वर कन्या मेलापक सारणी दी रहती है। इसमें ऊपर की पंक्ति के बाएं से दाहिने वर की राशि एवं नक्षत्र दिए रहते हैं तथा ऊपर से नीचे कन्या की राशि एवं नक्षत्र दिए रहते हैं। अब दोनों के नक्षत्र तथा चरण नोट करके वर की पंक्ति में वर के नक्षत्र को देखें तथा कन्या की पंक्ति में कन्या के नक्षत्र को देखकर दोनों पंक्तियां जहां मिलती है उस कोष्ठक में लिखी संख्या ही दोनों के गुणों का मिलाप है। मान लो वर की राशि कर्क तथा नक्षत्र पुनर्वसु है और कन्या की राशि वृष नक्षत्र रोहिणी है, तो मिलापक सारणी में कर्क के नीचे पुनर्वसु के नीचे की पंक्ति में कन्या की वृष राशि रोहिणी नक्षत्र के सामने 28 अंक पाते हैं, तो उन दोनों के 28 गुण मिले, ऐसा कहेंगे। मुहूर्त प्रकरण। किसी भी कार्य की सफलता के लिए शास्त्रकारों ने सुनिश्चित समय, सुनिश्चित घड़ी निर्धारित की है। यह ग्रहों के परस्पर मेल, नक्षत्रों की अनुकूलता आदि के आधार पर की गई है। इसे ही मुहूर्त कहते हैं। हमें कार्य की सफलता के लिए संपूर्ण मनोयोग के साथ ग्रहों की अनुकूलता का लाभ लेने के लिए मुहूर्त का उपयोग कर लेना चाहिए। सभी पंचांगों में हर कार्य के लिए मुहूर्त लिखे रहते हैं, उन्हें देख लेना चाहिए। कुछ एक कार्यों का सर्वार्थ सिद्ध योग में, अमृत सिद्ध योग में, सिद्ध योग में, गुरु पुष्य योग में कर लेना श्रेयस्कर होता है। विष्टि अथवा भद्रा भी देखते हैं। समय और परिस्थिति के आधार पर मुहूर्त निर्धारित होते हैं। हमारे संस्थापक द्वय पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी एवं वंदनीय माता भगवती देवी जी ने तो मुहूर्तवाद को वर्तमान समय में महत्वहीन ही बताया है। कोई भी शुभ कार्य गायत्री महामंत्र और महायज्ञ के साथ कभी भी अत्यंत शुभदायक होते हैं। पंचांगों में होड़ा चक्रम भी दिया गया होता है। पंचांग देखने की विधि। तिथि, वार, नक्षत्र, योग व करण, ये 5 अंगों का समूह ही पंचांग नाम से जाना जाता है। सूर्य और चंद्र के राशि अंश कलादि का अंतर कर 12 का भाग देने पर लब्धि से गत तिथि की संख्या ज्ञात होती है।
शेषांशों के अनुपात द्वारा वर्तमान तिथि के घटी पलों का ज्ञान होता है। सूर्य स्पष्ट और चंद्र स्पष्ट के राशि अंश व कलादि के योग में 800 का भाग देने पर लब्धिगत योग की संख्या होती है। शेषांश से वर्तमान योग के घटी पल अनुपात द्वारा ज्ञात होते हैं। चंद्र स्पष्ट के कला बनाकर 800 का भाग देने पर लब्धिगत नक्षत्र व शेष में अनुपात द्वारा वर्तमान नक्षत्र के घट्यादि प्राप्त होते हैं। तिथ्यर्थम करणम, इस सूत्र से एक तिथि के संपूर्ण घट्यादिमान के अर्ध पर एक करण समाप्त हो जाता है, अर्थात एक तिथिमान में 2 करण होते हैं। काल गणना का आरंभ समस्त विश्व में अपने अपने स्थान के सूर्योदय से किया जाता है। इसमें अक्षांश व रेखांश प्रत्येक नगर के भिन्न भिन्न होने से सूर्योदय काल में भी भिन्नता आती है। इसमें स्थानीय स्पष्टांतर का संस्कार करने पर अपने अपने राष्ट्र के स्टैंडर्ड समय के अनुसार सूर्योदय काल ज्ञात हो जाता है। अभिष्ट स्थान का अक्षांश व निश्चित दिनांक की क्रांति लेकर सूर्योदयास्ति का अभिष्ट स्थान का अक्षांश व निश्चित दिनांक की क्रांति लेकर सूर्योदयास्तादि का साधन किया जा सकता है। यथा अक्ष स्पर्शज्या को क्रांति स्पर्शज्या से गुणा करने पर चर्ज्या प्राप्त होती है। इस चर्ज्या का चाप बनाकर उस चाप को 4 से गुणा करने पर चर मिनट उपलब्ध होते हैं। उन्हें 22 मार्च से 22 सितंबर तक 6 घंटे में घटाने पर धूप घड़ी के समय का सूर्योदय काल ज्ञात हो जाता है तथा 23 सितंबर से 21 मार्च तक 4 मिनटों को 6 घंटे में जोड़ने पर सूर्योदय काल का ज्ञान होता है। सूर्योदय काल को 12 घंटे में घटाने पर प्रतिदिन सूर्यास्त काल ज्ञात कर सूर्योदय व सूर्यास्त काल में अभिष्ट स्थानीय स्पष्टांतर का संस्कार करने पर अभिष्ट स्थानीय स्टैंडर्ड समय का सूर्योदय व सूर्यास्त काल उपलब्ध होता है। अतः इस सूर्योदय काल में ही तिथि, नक्षत्र व योग की घड़ी व पल का प्रारंभ होकर जितने घटी व पल पंचांग में लिखे हैं उनके घंटे व मिनट बनाकर स्टैंडर्ड सूर्योदय काल में जोड़ने पर उस तिथि, नक्षत्र, योग व करण का समाप्ति काल स्टैंडर्ड समय में ज्ञात होता है। स्पष्टांतर की सारणी स्थानीय पंचांगों में उपलब्ध होती है, उसे देखकर स्पष्टांतर का ज्ञान कर लेना चाहिए। धूप घड़ी के सूर्योदय काल को धूप घटी के सूर्यास्त काल में घटाकर शेष घंटे व मिनट को 2.5 अर्थात 5/2 से गुणा करने पर प्रतिदिन का दिनमान ज्ञात होता है। उत्तर भारत में चित्रा पक्षीय पंचांग चैत्र शुक्ल प्रतिपदा एक तिथि से प्रारंभ होते हैं। मास में 2 पक्ष होते हैं। मास का आरंभ कृष्ण पक्ष से शुरू होकर कृष्ण पक्ष के 15 दिन में अमावस तिथि तक तथा एक तिथि से 15 दिन बाद शुक्ल पक्ष की 15वीं अर्थात पूर्णिमा होती है। मास 12 होते हैं। पहला चैत्र, दूसरा वैशाख, तीसरा ज्येष्ठ, चौथा आषाढ़, 5वां श्रावण, छठवां भाद्रपद, 7वां आश्विन, 8वां कार्तिक, 9वां मार्गशीर्ष, 10वां पौष, 11वां माघ, 12वां फाल्गुन। प्रत्येक वर्ष का प्रारंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होकर चैत्र कृष्ण अमावस्या 30 को समाप्त होता है। 32 मास 16 दिन के आसन्न में एक अधिक मास पड़ता है। जैसे कृष्ण पक्ष की प्रतिपद से प्रथम आश्विन मास प्रारंभ होकर प्रथम आश्विन मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तक होता है। आश्विन मास के पितृपक्ष संबंधी व अन्य व्रतोत्सव आदि प्रथम मास के कृष्ण पक्ष में एवं आश्विन शुक्ल पक्ष के नवरात्र, दशहरा आदि व्रतोत्सव द्वितीय मास के शुक्ल पक्ष में होते हैं। प्रथम मास का शुक्ल पक्ष व द्वितीय मास का कृष्ण पक्ष मास संज्ञक होता है। 15 तिथि कृष्ण पक्ष में, 15 तिथि शुक्ल पक्ष में होती है, किंतु गणितागत तिथि वृद्धि व तिथि क्षय होती रहती है। तिथि वृद्धि में एक तिथि, 2 वारों में तिथि क्षय में अग्रिम दिन क्रमानुसार तिथि का लोप होकर आगे की तिथि लिखी जाती है। यह क्रम नक्षत्र व योग के मान में भी होता है। नक्षत्र 27 होते हैं। पहला अश्विन, दूसरा भरणी, तीसरा कृतिका, चौथा रोहिणी, 5वां मृगशीर, 6वां आद्रा, 7वां पुनर्वसु, 8वां पुष्य, 9वां अश्लेषा, 10 मघा, 11वां पूर्व फाल्गुनी, 12वां उत्तरा फाल्गुनी, 13वां हस्त, 14वां चित्रा, 15वां स्वाति, 16वां विशाखा, 17वां अनुराधा, 18वां ज्येष्ठा, 19वां मूल, 20वां पूर्वाषाढ़ा, 21वां उत्तराषाढ़ा, 22वां श्रवण, 23वां घनिष्ठा, 24वां
शतभिषा 25वां पूर्वा भाद्रपदा, 24वां उत्तरा भाद्रपदा, 27वां रेवती। पंचांग में प्रत्येक नक्षत्र का प्रथम अक्षर लिखा रहता है, जैसे अ से अश्विनी, भ से भरणी, रो से रोहिणी, श से शतभिषा, पूफा से पूर्व फाल्गुनी, ऊफा से उत्तरा फाल्गुनी, पूषा से पूर्वाषाढ़ा, ऊषा से उत्तराषाढ़ा तथा ऊभा से उत्तरा भाद्रपद समझना चाहिए। घनिष्ठा के मध्य भाग से रेवती के अंतिम भाग तक कुंभ और मीन राशि वाले नक्षत्र को चक कहते हैं। योग 27 होते हैं। पहला विषकुंभ, दूसरा प्रीति, तीसरा आयुष्मान, चौथा सौभाग्य, पांचवा शोभन, छठवां अतिगंड, सातवां सुकर्मा, आठवां धृति, नौवां शूल, 10वां गंड, 11वां वृद्धि, 12वां ध्रुव, 13वां व्याघात, 14वां हर्षण, 15वां वज्र, 16वां सिद्धि, 17वां व्यतिपात, 18वां वरियान, 19वां परिग, 20वां शिव, 21वां सिद्ध, 22वां साध्य, 23वां शुभ, 24वां शुक्ल, 25वां ब्रह्म, 26वां ऐन्द्र, 27वां वैधृति। इन योगों का भी प्रथमाक्षर पंचांग में लिखा जाता है। एक अक्षर दो जगह हो तो गणना क्रम से ज्ञात करना चाहिए। करण 11 होते हैं। एक बव, दूसरा बालो, तीसरा कौलो, चौथा तैतिल, पांचवा गर, छठा वणिज, सातवां विष्टि भद्रा। ये 7 करण क्रम से होते हैं, लेकिन एक तिथि में 2 करण होने के कारण पंचांग में प्रथम करण का ही नाम लिखा जाता है। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को बालव और कौलव करण होते हैं। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को किंस्तुघ्न और बव करण होते हैं। आगे की तिथियों में इसी क्रम में गिनना चाहिए। शकुनी, चतुष्पाद, नाग, किंस्तुघ्न क्रमशः ये 4 स्थिर करण है। कृष्ण पक्ष 14वीं के द्वितीय भाग से शकुनी, अमावस के प्रथम भाग में पुष्पाद, अमावस के द्वितीय भाग में नाग और शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के प्रथम भाग में सर्वदा किंस्तुघ्न करण होता है। 14 के प्रथम भाग में सर्वदा विष्टि भद्रा करण होता है। इस प्रकार पंचांग के शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष में दिनमान, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, सूर्योदय, सूर्यास्त, राष्ट्रीय तारीख, अंग्रेजी तारीख व मुसलमानी तारीख प्रतिदिन लिखी रहती है। कुछ पंचांगों में क्रांति व स्पष्टांतर लिखने की भी विधि है। चंद्रचार के कालम में चंद्रमा के राशि परिवर्तन काल घटीपल अथवा स्टैंडर्ड समय में लिखा रहता है। भद्रा विष्टि के कॉलम में भी भद्रा का मान घटीपल अथवा स्टैंडर्ड समय में लिखा रहता है। इसके अतिरिक्त ग्रहों के राशि, 4 नक्षत्र, 4 वक्री मार्गी, उदय अस्त आदि भी गणितागत लिखे रहते हैं। प्रतिदिन के व साप्ताहिक ग्रह स्पष्ट, उनकी गति व नक्षत्र चरण भी लिखे रहते हैं। ज्योतिर्विज्ञान वेधशाला की यंत्र निर्माण पद्धति। सर्वप्रथम प्रत्येक यंत्र की स्थापना का विचार करते समय दिक्शोधन की परमावश्यकता होती है। सर्वप्रथम प्रत्येक यंत्र की स्थापना का विचार करते समय दिक्शोधन की परमावश्यकता होती है। दिक्शोधन का प्रकार शांतिकुंज हरिद्वार द्वारा प्रकाशित ज्योतिष पीयूष नामक ग्रंथ में तथा वेधशाला परिचय पुस्तिका दोनों में विस्तार से लिखा गया है। संक्षेप में अभिष्ट स्थानीय सूर्य घटिका के दिन के 12 बजे के समय समतल भूमिस्थ सुदृढ़ लंब रूपात्मक किसी धातु व काष्ठ के गोलाकार लट्ठे की छाया के मध्य भाग में सरल रेखा का निर्माण करने पर याम्योत्तरा रेखा का ज्ञान हो जाता है। इस रेखा पर विपरीत दिशा की तरफ लंब रूप में दूसरे रेखा करने पर वह रेखा पूर्वावर रेखा बन जाती है, परंतु सर्वत्र सूर्य घटिका उपलब्ध नहीं होती। अतः यांत्रिक घटिकाओं के जो सर्वत्र सभी मानवों के हाथ में बंधी होती है, उन घड़ियों में जब 12 बजने का समय होता है, उसमें अभिष्ट स्थानीय स्पष्टांतर मिनटों का विपरीत संस्कार करने पर जो समय प्राप्त होगा, उस समय अभिष्ट स्थान की धूप घड़ी में 12 बजे का समय होगा। स्पष्टांतर की विवेचना उपर्युक्त ग्रंथों में विस्तार से की गई है। सम्राट यंत्र निर्माण प्रकार। इस यंत्र से दिन में तथा रात्रि में समय का ज्ञान होता है। प्रत्येक ग्रह व नक्षत्र का याम्योत्तर लंघन काल व क्रांति का ज्ञान होता है। उपर्युक्त प्रकार से याम्योत्तर रेखा पर अभिष्ट स्थानीय अक्षांश के तुल्य कोणात्मक स्थापना कर अभिष्ट संख्या की त्रिज्या से तिर्यक भित्ति के पूर्व व पश्चिम भाग में 90-90 अंश का चाप बनाकर 15-15 अंश पर रेखांकित करने पर प्रत्येक भाग का माप 1-1 घंटे का होगा। इस 1 घंटे के माप में 15 भाग बराबर के कर देने पर 4-4 मिनट के चिन्ह
ज्ञात होंगे। इस प्रकार 4 मिनट के चिन्ह के समान 4 भाग कर देने पर 1-1 मिनट के चिन्ह बन जाएंगे। दिन में सूर्य के प्रकाश से इन चिन्हों पर चलती हुई छाया से समय का ज्ञान तथा कर्णाग्र पर क्रांति का ज्ञान होगा तथा दिन के 12 बजे इस यंत्र पर चलती हुई छाया 2 मिनट लुप्त होकर दूसरी तरफ चलती हुई दृष्टिगोचर होगी। विस्तार पूर्वक यंत्र का उपयोग वेधशाला परिचय पुस्तिका जो यहाँ उपलब्ध है उसमें देखें। रात्रि में समय का ज्ञान, क्रांति ज्ञान, याम्योत्तर लंघन काल आदि इस पुस्तक में विस्तार से उल्लेख है। नाड़ी वलय यंत्र 360 अंश से अंकित अभिष्ट भिज्य से बनी परिधि को याम्योत्तर रेख पर बने 2 अक्षांश तुल्य कोण के बने त्रिभुज की कर्ण रेखा पर स्थापित कर देने पर नाड़ी वलय यंत्र का निर्माण हो जाता है। इस पर प्रत्येक ग्रह नक्षत्र इस गोल में है तथा दिन में परिधि के केंद्रस्थ शंकु की छाया से समय का ज्ञान होता है। उपयोगिता उपर्युक्त पुस्तिका में देखें। चक्र यंत्र रात्रि में सछिद्र नलिका से ध्रुव दर्शन कर उस नलिका को उस जगह स्थिर कर नलिका के मध्य भाग में अभिष्ट त्रिज्या से बने वृत्त को स्थापित कर अंशादि निर्मित करने पर चक्र यंत्र बन जाता है। वृत्त के मध्य में शंकु अथवा भ्रमणशील सछिद्र नलिका द्वारा प्रत्येक ग्रह व नक्षत्र की क्रांति का ज्ञान होता है। कर्क राशि वलय यंत्र सूर्य की परम क्रांति 23 अंश 26 कला और अभिष्ट अक्षांश का अंतर करने पर जो अंशात्मक मान हो तत्तुल्य कोण का त्रिभुज बनाकर यामोत्तर रेखा स्थित आधार पीठ पर उस त्रिभुज को स्थापित कर अभिष्ट त्रिज्या से दोनों तरफ चाप निर्माण कर उस पर 90 अंशों का विभाजन दोनों तरफ के चापों पर कर देना चाहिए। आधार पीठ कम से कम 6 फीट का तो बनाना ही चाहिए, जिससे अभिष्ट त्रिज्या से चाप निर्माण करने में सुगमता रहती है। इस यंत्र पर प्रत्येक ग्रह के वेदकाल के समय पर प्रत्येक ग्रह के सायन अंश आदि प्राप्त होते हैं। वेदकाल की प्रक्रिया का उपर्युक्त पुस्तिका में अवलोकन करें। मकर राशि वलय यामोत्तर रेखा पर अक्षांश और सूर्य की परम क्रांति 23 अंश का योग करने पर जो अंशात्मक मान प्राप्त हो उसके तुल्य कोण का त्रिभुज स्थापित करना चाहिए। अभिष्ट त्रिज्या से दोनों तरफ चाप बनाकर त्रिज्याजन्य पूर्णज्या के माप के 6 भाग दोनों तरफ करने से 15-15 अंश का माप होगा। प्रत्येक भाग को 15 भागों में विभाजित करने पर 1-1 अंश के चिन्ह बन जाएंगे। वेदकाल के समय प्रत्येक ग्रह के जो वेदकाल में दृष्टिगोचर आकाश में होंगे उनका सायन राष्ट्रादि अर्थात सायन ग्रह स्पष्ट के अंशादि प्राप्त होंगे। वेदकाल व वेद प्रक्रिया उपर्युक्त पुस्तिका से प्राप्त करें। यामोत्तर भित्ति यंत्र 180 अंश से विभाजित अर्धवृत्त को यामोत्तर रेखा पर स्थित करने पर इस यंत्र का निर्माण हो जाता है। परिधि के केंद्र बिंदु पर स्थिर शंकु किसी धातु की लंबी कील लगा देने पर यामोत्तर लंघन काल के समय प्रत्येक ग्रह व नक्षत्र उस शंकु पर चलता हुआ दिखलाई पड़ेगा। देखने के समय जिस जगह अर्धवृत्त के जितने अंश पर दृष्टि लगे उतने ही उस ग्रह के नतांश ज्ञात होंगे। विशेष विवरण पुस्तिका से प्राप्त करें। शंकु यंत्र समतल भूमिस्थ अभिष्ट माप के शंकु की स्थापना कर शंकु तुल्य त्रिज्या से परिधि का निर्माण करने के पश्चात दिक्शोधन कर परिधि को समान 4 भागों में विभक्त करने पर प्रत्येक भाग 90-90 अंश का होगा। इस यंत्र के शंकु की छाया धूप घड़ी के 12 बजे के समय यामोत्तरा प्रतिदिन होती है। यंत्र द्वारा दिशाओं का ज्ञान, पलभा का ज्ञान, अग्राज्ञान, दिगंशादि ज्ञान, सिद्धांत ग्रंथों के प्रश्नाधिकार अध्याय संबंधी समस्त पदार्थों का ज्ञान होता है। उन्नतांश यंत्र 360 अंशों से अंकित परिधि के केंद्र बिंदु पर भ्रमणशील सछिद्र नालिका स्थापित परिधि को ऊर्ध्वाधर इस प्रकार स्थापित करें कि जिससे वह परिधि चारों तरफ घूम सके। नलिका को घुमाकर ग्रह व नक्षत्र नलिका में होकर देखने पर नलिका का अग्रभाग परिधि के जितने अंशादि पर लगे उतने ही अभिष्ट ग्रह व नक्षत्र के उन्नतांश होंगे। षष्ठयांश यंत्र यामोत्तर रेखा पर स्थित भित्ति के पूर्व की तरफ उत्तर
व दक्षिण दिशा में एक एक शंकु स्थापित कर दोनों शंकु से वृत्त बनाने, दोनों वृत्तों का योग भित्ति पर शंकुओं से 60 अंश पर होगा। ग्रह के यामोत्तर काल कुछ क्षण पूर्व जो दक्षिण की तरफ है उस पर ग्रह व नक्षत्र दृष्टिगोचर होकर दृष्ट स्थान पर उन्नतांश ज्ञात होंगे।